भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथों में से एक मत्स्य पुराण में कहा गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे, मस्त होंगे। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला सब्जेक्ट, जिसका नाम है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज की खासियत ये होगी कि इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट, MCQ को तो शामिल करेंगे ही, साथ में मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बीच में अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे हम उनको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। आज के इन टॉपिकों में हम पर्यावरण की परिभाषा देखेंगे, बायोस्फीयर, इकोलॉजी, इकोलॉजिकल सिस्टम, पारिस्थितिकी, निकेत जैसे महत्वपूर्ण टॉपिकों को हम आज डिस्कस करेंगे। देखो, पर्यावरण की परिभाषा से हमारे टॉपिक की हम स्टार्टिंग करते हैं। पर्यावरण क्या होता है? बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि परि प्लस आवरण। परि से मतलब हमारे आसपास का जो भी क्षेत्र है उसको बोलते हैं परि, और आसपास का जो भी आवरण है, इन 2 शब्दों से मिलकर ये बनता है। इन्वायरमेंट, इंग्लिश का जो शब्द है इन्वायरमेंट, इसका अर्थ भी वही होता है आसपास, यानी कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो या परिवेश हो, सब कुछ को जो भी हो उस सब को पर्यावरण में हम समाहित करते हैं। सो दोस्तों, ये तो एक सिंपल सी बात हुई। अगर हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एक परिभाषा देनी होगी तो हम क्या देंगे? देखो, भारत सरकार के द्वारा 1986 में एक एक्ट लाया गया, एक अधिनियम लाया गया, जिसका नाम था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम की जो धारा 2 का ये क्या बोलती है? ये बोलती है कि जो पर्यावरण है उसमें जल, वायु, भूमि को शामिल करता है, और इसके अतिरिक्त जो वायु, जल, भूमि, मानव, सूक्ष्म जीवों, पौधों के मध्य ये अंतर संबंध को भी शामिल करता है। यानी कि जो भी जल मंडल होगा, स्थल मंडल होगा या भूमि होगी, पेड़ पौधे होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे, इनके बीच में जितना भी रिलेशन होगा वो पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पर्यावरण की एक ऑथेंटिक परिभाषा है, इसे आप लोग याद रखिए। अगर आपको मेंस एग्जाम में लिखने को आए पर्यावरण पे तो आपको इसी परिभाषा से स्टार्टिंग अपनी करनी होगी। अब देखो, यहाँ पर बात आई है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है भारत की संसद के द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया। डेट मीन्स राष्ट्रपति ने अपने जो सिग्नेचर किए हैं, भारत के प्रेसिडेंट ने अपने सिग्नेचर किए हैं, वो किए हैं 23 मई 1986 को, और इसको 19 नवंबर 1986 को क्या कर दिया गया? इसको लागू भी कर दिया गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो, आखिर आज़ादी के बाद इतने सालों बाद 1986 में ही हमें इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लाने की क्या जरूरत पड़ी? वैसे तो 1980 का एक अधिनियम और भी है पर्यावरण पर, लेकिन उसको रिप्लेस कर इसको लाने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो देखो, इसके पीछे की एक थ्योरी है, एक कॉन्सेप्ट है कि जो स्वीडन होता है उसकी जो राजधानी होती है जिसका नाम होता है स्टॉकहोम, वहाँ पर एक सम्मेलन होता है, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस होती है जून 1972 में। कब होती है? जून 1972 में। इसमें ये प्रावधान रहते हैं कि जो भी इसके जो सदस्य कंट्रीज होती है उनको एक प्रावधान दिया जाता है कि आपको अपने देश में एक अधिनियम लाना है जो कि पर्यावरण को पूरी तरीके से कवर करे, पर्यावरण संरक्षण को पूरी तरीके से कवर करे। क्लियर हुआ? तो इसी आधार पर भारत सरकार के द्वारा भी 1986 में इस अधिनियम को लाया जाता है। राजीव गांधी के समय पर लाया जाता है इसे। ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय पर इसको लाया जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? इस तरीके से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में एक अम्ब्रेला अधिनियम है पर्यावरण के क्षेत्र में। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा अधिनियम पर्यावरण को पूरी तरीके से एक अम्ब्रेला अधिनियम की तरह शासित करता है, तो वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से इसको करता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हमारे नेक्स्ट टॉपिकों पर हम आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की है जो कि स्टेट प्रीलिम्स व अन्य वनडे एग्जाम को कवर करेंगे। देखो, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गुरु जंबेश्वर जी। ठीक है, गुरु का ओहदा उनको बाद में मिला गया इनके कार्यों के आधार पर। उनका नाम था गुरु जंबेश्वर जी। क्लियर हुआ? तो ये जो गुरु जंबेश्वर जी थे, इनका जो जन्म होता है वो होता है 1451 में। ठीक है, यानी कि सल्तनत काल का जो समय था तब इनका जन्म होता है, और ये राजस्थान के होते हैं। आपने एक डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा जिसका नाम है नागौर। नागौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ये, और उस समय भयंकर सी अकाल पड़ती है इनके समय पर, और पर्यावरण के क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में जो राजस्थान हम जानते हैं कि एक एरिड जोन का क्षेत्र है, यानी कि एक सूखा क्षेत्र है, तो वहाँ पर ये बहुत कार्य करते हैं। ठीक है, इसीलिए और इनके जो कार्य थे इनको देखते हुए इन्हें विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक का दर्जा दिया गया है। ठीक है,
तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक का दर्जा प्राप्त है किनको? गुरु जाम्बोजी को। ये एक विश्नोई समाज है, कहाँ पर? राजस्थान में। उस विश्नोई समाज, जो विश्नोई समाज है, उस संप्रदाय के संस्थापक भी यही होते हैं। सो अगर 3 मार्क्स में आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं, ठीक है। पर्यावरण के क्षेत्र में इनके कार्य बहुत ही उत्तम हैं। फिर विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक का दर्जा भी इनको दिया जाता है। इस तरीके से हमको इसको लिखना है, ठीक है। अब आती है, हम स्टडी कर रहे हैं पर्यावरण की, क्लियर हुआ? तो पर्यावरण की स्टडी हम कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा ना कि पर्यावरण के आखिर पिता कौन है। तो पर्यावरण विज्ञान के जो जनक हैं, पर्यावरण विज्ञान के जो जनक हैं, इन्वायरमेंटल साइंस के जो फादर हैं, वो है डॉक्टर रेक्स एन ओली नरेश। पिता कहा जाता है डॉक्टर रेक्स एन ओली नरेश को। किनको कहा जाता है? डॉक्टर रेक्स ओली नरेश को। अब बोलोगे कि सर ये तो याद ही नहीं होता है। बार बार इसको रीड करोगे, बार बार इसको वॉच करोगे, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओली नरेश याद रख लेना, नरेश से याद रख लेना कि राजा सबसे ऊपर होता है, तो ऐसे इसको याद रख सकते हो आप कि ओली नरेश, क्लियर हुआ? अब देखो, फादर की बात आई है कि फादर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, तो एक बहुत ही अच्छी सी रोचक सी बात है कि मदर भी होगी कोई, ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर है कि मदर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस किन्हें कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रेचेल कार्सन को। किनको कहा जाता है? रिचेल कार्सन को कहा जाता है। तो आपको ये 2 नाम याद रखना है। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो है प्रोफेसर रामदेव मिश्र का नाम आता है। ये प्रोफेसर रामदेव मिश्र जो है ना, ये फादर ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटल साइंस है, यानी कि भारत में पर्यावरण के जनक है, भारत में पर्यावरण विज्ञान के जनक हैं। कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्र। इनको याद रखिएगा। 2016 में इनकी डेथ हुई है, ठीक है। और पर्यावरण के क्षेत्र में इनके बहुत ज़्यादा अच्छे कार्य हैं। भारत में अगर इकोलॉजी की बात की जाए तो उसके पिता भी इन्हें ही कहा जाता है। सो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न इन्वायरमेंटल साइंस या मॉडर्न इन्वायरमेंट या आधुनिक पर्यावरण के जनक कौन है, तो वो भी डॉक्टर रेक्स एन ओली नरेश को ही कहा जाता है या है। क्लियर हुआ? इतना आपको याद रखना है। अब देखो, अब हमने पर्यावरण पढ़ लिया। अब हमारा जो पर्यावरण है ये कुछ संगठनों से मिलकर बनता है। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है भौतिक और एक होता है जैविक। क्लियर हुआ? भौतिक में हम किसको शामिल करते हैं? तो भौतिक में करते हैं हम शामिल स्थल मंडल को, यानी कि अगर हम ग्लोब को देखें, पूरी पृथ्वी को देखें, तो इसके 29% भाग पर स्थल मंडल व्याप्त है, तो उसी को हम यहाँ शामिल करते हैं। दूसरा, वायुमंडल, वायु को शामिल करते हैं, बिल्कुल वायुमंडल को हम इसमें शामिल करते हैं। वायुमंडल में जो भी गैसें होती हैं उनको शामिल किया जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन 78% होती है, जो ऑक्सीजन होती है वो 20.95% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2 वो 0.03, उसके बाद अन्य गैसें भी इसमें हम शामिल करते हैं। नियान जो होती है वो 0.93% कुछ होती है। इस तरीके से इसमें और भी अन्य गैसें होती हैं, उनको हम शामिल करते हैं। देन जलमंडल की बात आती है, तो जलमंडल में जो भी सागरीय क्षेत्र हो गया, महासागरीय क्षेत्र हो गया, नदी वगैरह हो गई, झील, तालाब, उनको भी हम इसमें शामिल करते हैं। इस तरीके से इसका भौतिक संगठन में हम इन चीज़ों को शामिल करते हैं। अब बात करते हैं इसके जैविक में किसको शामिल करेंगे। तो जैविक में हम शामिल करते हैं पादप, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, चाहे वो छोटे छोटे पेड़ पौधे जैसे कि शैवाल वगैरह ही क्यों ना हो, उसको भी हम शामिल करते हैं। जीव जंतु, मानव, सबको शामिल करते हैं। सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया और कवक, विषाणु, सभी को शामिल किया जाता है इसमें, ठीक है। इस तरीके से एक पर्यावरण बनता है। क्लियर हुआ? अब इसके घटक को हम 2 भागों में और बांट सकते हैं। कभी कभी यहाँ से एग्जाम में कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, इसलिए हमें ये भी याद होना चाहिए। पर्यावरण के जो प्राकृतिक घटक हैं उसमें पादप यानी कि पेड़ पौधे, जल और वायु, यानी कि जो प्रकृति ने हमें दिया है उन चीज़ों को हम प्राकृतिक में शामिल करेंगे। देन जो व्यक्ति या इंसान ने बनाई है उन्हें हम मानव निर्मित में शामिल करते हैं, जैसे कि सड़क, पुल, या जिस मोबाइल से, लैपटॉप से आप लोग स्टडी कर रहे हो वो, या कुछ भी हो सकता है, मेज, चेयर, जो भी कुछ है उसको हम इसमें शामिल करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैव मंडल, बायोस्फीयर। ये
मेंस एग्ज़ाम में 3 मार्क्स में आ सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो, बायो स्फीयर वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है, 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक का अर्थ एक होता है बायोस और एक होता है फेरिया। बायोस मीन्स होता है जीवन और फेरिया मीन्स होता है मंडल। कुल मिलाकर जीवन मंडल या जीव मंडल। अब इसका एक छोटा सा परिभाषा बताते हैं कि पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ पर जीवन का अस्तित्व है उसको बोला जाता है जीव मंडल। क्लियर हुआ? जीव मंडल में हम जल मंडल को, वायुमंडल को और स्थल मंडल को शामिल करते हैं। किस किस को करते हैं? जल मंडल को, वायुमंडल को और स्थल मंडल को। इस तरीके से हमारा जो सम्मिलित क्षेत्र बनता है उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है जीवमंडल, उसको बोला जाता है बायोस्फीयर। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से जीवमंडल को हमको बताना है। अब देखो, ये वर्ड आखिर किसने दिया? कोई इस वर्ड को कोई देने वाला व्यक्ति भी तो होगा ना। तो बिल्कुल जो पर्यावरणवेत्ता थे जिनका नाम था एडुसार्स सूस, उन्होंने ही इस वर्ड को गढ़ा है, उन्होंने ही इस वर्ड को दिया है। कैसे याद रखना है? देखो, बायो में एक वर्ड आता है, बायोस्फीयर में एक वर्ड आता है बायो। क्या आता है? 1 मिनट। एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं बायो। क्या आता है? बायो। और यहाँ पर एक एडुसार्स में एक वर्ड लगा है एडू। ठीक है, एक वर्ड लगा है यहाँ पर एडुसार्स में एडू आर्ड। आर्ड से याद रखना है आपको हार्ट, जो दिल होता है उसको याद रखना है हार्ट। और हार्ट का हम स्टडी किस में करते हैं? बायोलॉजी में करते हैं। तो इस तरीके से याद रखना है कि बायोस्फीयर जो वर्ड दिया है वो एडू आर्ड सूस ने दिया है। क्लियर हुआ? इस तरीके से उन्होंने पृथ्वी की सतह पर उस स्थान के रूप में इसे परिभाषित किया है जहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर जीवन होता है, जहाँ पर जीवन होता है। क्लियर हुआ? इस तरीके से हमें जीवमंडल को लिखना होगा या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। 2 वर्ड्स आते हैं, एक आता है इकोलॉजी और एक आता है इकोसिस्टम। देखो, इसको समझिए। जो इकोलॉजी होता है और एक होता है इकोसिस्टम। तो इकोलॉजी जो होता है ये विज्ञान होता है और इकोसिस्टम होता है ये क्षेत्र होता है, ये एरिया होता है। इस क्षेत्र या एरिया का जो विज्ञान स्टडी करेगा ना उसी को बोलेंगे इकोलॉजी। क्लियर हुआ? यानी कि इकोलॉजी एक विज्ञान है और इकोसिस्टम एक पर्टिकुलर क्षेत्र है। जैसे कि घास का इकोसिस्टम हो सकता है, फसल का इकोसिस्टम हो सकता है, तालाब का इकोसिस्टम हो सकता है, सागर का इकोसिस्टम हो सकता है, धरातल का इकोसिस्टम हो सकता है या किसी पेड़ का इकोसिस्टम भी हो सकता है। क्लियर हुआ? और इन सब का जो स्टडी करेगा साइंस उसको बोलेंगे इकोलॉजी। क्लियर? अब देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के आपसी संबंधों एवं पर्यावरण के बीच उनके संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। यानी कि जो भी जीव जंतु रह रहे हैं यहाँ पर, पादप यानी कि पेड़ पौधे हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव हो सकते हैं या अन्य जीव जंतु हो सकते हैं, उनका हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो कि पादप है, उनके साथ में कैसा कोरिलेशन है, कैसा संबंध है, उसका जो अध्ययन करने वाला साइंस है उसको पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। क्लियर? प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। पारिस्थितिज्ञ इस तथ्य का पता लगाते हैं कि जीव आपस में और पर्यावरण के साथ किस तरह क्रिया करते हैं और वह पृथ्वी पर जीवन की जटिल संरचना का पता लगाते हैं। यानी कि इकोलॉजी का जो उद्देश्य होता है वो पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व किस प्रकार का है, उनकी जटिल संरचनाएं क्या हैं, यदि एक प्रजाति समाप्त होती है तो उसका अन्य प्रजातियों पर क्या इफेक्ट जाता है, इन सब का जो अध्ययन करने वाला साइंस है उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी कहते हैं। अब हमने बात करी इकोलॉजी की, तो हमें इकोसिस्टम की बात भी करनी चाहिए, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की बात भी करनी चाहिए। अब हमने अभी डिस्कस किया था कि जीवों का समुदाय, ये क्या होता है? जीवों का समुदाय होता है। क्लियर हुआ? यानी कि जो इकोसिस्टम होता है ये जीवों का समुदाय होता है और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें ये जीव जो हैं वो निवास करते हैं उन्हीं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है? यानी कि एक जीवों का ये समुदाय होगा और मान लिया जाए ये जो जीव है या जो पादप है इस पर्यावरण में जो सम्मिलित है, इस पर्यावरण में निवास करते हैं, तो इस निवास क्षेत्र को ही एक सिस्टम कहा
जाता है। इसमें जैविक घटकों को भी शामिल करेंगे, अजैविक घटकों को भी शामिल करेंगे और इनके द्वारा जो जटिलताएं बनेंगी इन जटिलताओं को भी शामिल करेंगे, यानी कि जैविक अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिलताओं को शामिल किया जाता है। इस तरीके से हमने पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, इन 3 टॉपिकों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब वर्ड्स की बात आती है कि आखिर ये वर्ड किसने गढ़े हैं। देखो, अभी हमने पढ़ा था पारिस्थितिकी या इकोलॉजी, तो इस वर्ड को दिया है अर्नेस्ट हैकेल ने। किसने दिया है? इस वर्ड को दिया है अर्नेस्ट हैकेल नाम के व्यक्ति ने दिया है, एक पर्यावरणविद ने दिया है, याद रखेंगे। अब देखो, शब्द दिया है लेकिन इसके जनक और कोई है, यानी कि जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी के जनक कौन है? तो वो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अब देखो, आप बोलोगे कि सर याद नहीं होता है। देखो, मैं आपको छोटा सा एक ट्रिक बता देता हूँ, हो सकता है आपको याद रह जाए। इकोलॉजी में वर्ड लगा है लॉजी, जहाँ भी लॉजी लग जाए समझ लो वो साइंस है, ऑन्कोलॉजी, इस तरीके से, है ना। तो जहाँ लॉजी लग जाए, जैसे कि बायोलॉजी, है ना, तो जहाँ लॉजी लगेगा मतलब कि वो विज्ञान की एक शाखा है। तो इकोलॉजी में वर्ड लगा है लॉजी और अर्नेस्ट हैकेल में वर्ड लगा है अरेस्ट। याद रखना, अरेस्ट, ऐसा निकल रहा ना वर्ड की अरेस्ट। तो व्यक्ति को जब अरेस्ट कर लिया जाता है तो व्यक्ति बाहर निकलने के लिए, जेल से बाहर निकलने के लिए क्या करता है? लॉजिक लगाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि इकोलॉजी जो शब्द है वो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया है। अब इकोलॉजी के जनक की बात करते हैं। तो इकोलॉजी के जो जनक हैं वो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट इसके जनक है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आप बना लीजिएगा, ये मैंने आपको नहीं बता सकता। अब आता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो शब्द है, याद रखना शब्द, तो ये शब्द दिया है एजी टेंसले ने। कहीं कहीं पर एजी टॉन्सले भी लिखा रहता है, लेकिन आपको टेंसले याद रखना है। एजी टेंसले नाम के एक व्यक्ति होते हैं, एक पारिस्थितिज्ञ होते हैं, इन्होंने ये वर्ड दिया है इकोसिस्टम। क्लियर? अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ पे। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि इकोलॉजी वर्ड अर्नेस्ट हैकेल ने दिया है, इकोलॉजी के जो जनक है वो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है, और इकोसिस्टम जो वर्ड है, शब्द है, वो दिया है एजी टांसले ने। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों की बात करते हैं जो कि इससे रिलेटेड है, यानी कि डीप इकोनॉमी वर्ड किसने दिया है। एग्जाम में ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि डीप इकोलॉजी वर्ड किसने दिया है, यानी कि गहन। अब देखो, यहाँ पर वर्ड आया है अर्नी नेस। अर्नी नेस नाम के पर्यावरणविद ने ये वर्ड दिया है डीप इकोलॉजी। देखो, डीप में क्या लग रहा है? डीप, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा। और अर्नी से क्या निकल रहा है? मीनिंग अर्नी से निकल रहा है अर्ली। तो व्यक्ति को अगर कोई भी काम डीप में जाकर करना होगा तो वो क्या करेगा? उसे बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा, अपने उस कार्य को देना होगा। तो व्यक्ति को मॉर्निंग में जल्दी उठना होगा। व्यक्ति जब मॉर्निंग में जल्दी उठेगा तभी ना वो अपने काम को डीपली कर पाएगा। अर्नी मतलब अर्ली, अर्ली से याद रखना, तो अर्ली उठ के ही वो अपने डीपली वो अपने कामों को कर पाएगा। इस तरीके से याद रखना है कि डीप इकोलॉजी जो वर्ड है वो अर्नी नेस ने दिया है। ठीक है, अब अगला वर्ड आया है पारिस्थितिकी निकेत। क्या वर्ड आया है? पारिस्थितिकी निकेत, है ना, इकोलॉजिकल नीचे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजिकल नीचे। ठीक है, तो नीचे जब इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो आप ऐसा लिखा रहता है इकोलॉजिकल नीचे। जब आप हमारा तिरंगा देखोगे तो तिरंगे में 3 कलर होते हैं। जो सबसे नीचे का जो कलर होता है वाइट के बाद में, वो कलर कैसा होता है? वो ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन होता है उसके नीचे। तो उसको आपको याद रखना है कि जोसेफ ग्रीनहेल्स ने इस वर्ड को गढ़ा है, जोसेफ ग्रीनहेल्स ने इस वर्ड को दिया है। क्लियर हुआ? अगला वर्ड है पर्यावरण निश्चयवाद। तो पर्यावरण में निश्चयवाद में वर्ड लगा है निश्चय, और व्यक्ति किसी भी काम को एक कालक्रम में करने का निश्चय ले लेता है, यानी कि उसको डिसाइड कर लेता है कि मुझे इतने इस काल में ये काम करना है, मुझे भविष्य के काल में ये काम करना है। ठीक है, तो काल से याद रखना है कार्ल रिटर ने इस वर्ड को गढ़ा है। किसको? निश्चयवाद को, पर्यावरण निश्चयवाद को। नेक्स्ट वर्ड है इकोलॉजिकल पिरामिड। देखो, इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है, तो पिरामिड जो वर्ड है वो दिया है चार्ल्स एल्टन ने। किसने दिया है? एल्टन। एल्टन में वर्ड लगा है टन। ठीक है, टन यानी कि 10 क्विंटल को 1 टन कहा जाता है। 1 kg, 1 kg के बाद में 1 kg के बाद में आप बनाओगे कितना? 100 kg, और इन 100 kg को मिलाओगे आप और क्या बनेगा? 1 टन। देखो, हमने बना दिया ना पिरामिड। तो ऐसे याद रखना है आपको कि इकोलॉजिकल जो पिरामिड है, पारिस्थितिकी स्तूप है,
वो थ्योरी जो दी है, वो जो शब्द दिया है वो दिया है चार्ल्स एल्टन ने। तो यहाँ से आपको जब भी पारिस्थितिकी स्तूप आएगा तो आपको टन याद रखना है और इसी आधार पर आप समझ जाएंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड को चार्ल्स एल्टन ने ये वर्ड दिया है। क्लियर हुआ। अब आता है वर्ड सतत या धारणीय विकास। क्या आता है? सतत या धारणीय विकास, और इसको दिया है ब्रंटलैंड ने। किसने दिया है? ब्रंटलैंड ने। अब इसको कैसे याद रखना है? देखो, जब भी आएगा ना वर्ड धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आपको उसका एक और हिंदी नाम याद रखना है जिसको बोलते हैं सतत। सतत से वर्ड निकल रहा है सतत से वर्ड निकल रही है सतह। सतह मीन्स लैंड। ठीक है, सतह मीन्स क्या होता है? लैंड। इस तरीके से सतत से वर्ड निकलेगा लैंड, और इसी से याद आ जाएगा हमको कि धारणीय विकास या सतत विकास को ब्रंटलैंड ने दिया है। ये ब्रंटलैंड कमीशन बनाया गया था और उसी में पहली बार इस वर्ड को दिया गया था। इस तरीके से इन इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर का अध्ययन किन्होंने किया है? तो ये किया है जोसेफ फॉरमैन ने। किसने किया है? जोसेफ फॉरमैन ने किया है। देखो, वर्ड लगा है ओजोन, ओजोन में से वर्ड निकालना है आपको जन, जो उसके लास्ट के 2 वर्ण हैं जन, और जोसेफ फॉरमैन में भी आपको लास्ट का जो वर्ड निकालना है वो है मेन। क्या है? मेन। तो जन और मेन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो ओजोन लेयर का अध्ययन जोसेफ फॉरमैन ने किया है। क्लियर हुआ। अब आता है एसिड रेन। एसिड रेन में एक वर्ड छुपा है एसिड, सीड मतलब होता है बीज, और रॉबर्ट एक्स ने ये इसका अध्ययन किया है। किसका? एसिड रेन का। और इसमें एक वर्ड छुपा है एग्स। एग्स मतलब एग, एग याद रखना आपको। एग मतलब होता है अंडा। देखो, सीड मतलब बीज, एग मतलब अंडा, और अंडा भी एक क्या होता है? एक बीज ही होता है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि एसिड रेन का जो अध्ययन किया है वो रॉबर्ट एक्स स्मिथ ने इसका अध्ययन किया है। अगला वर्ड आता है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसको जब भी जैव विविधता आएगा तो आपको इंग्लिश वाला वर्ड याद रखना है बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें एक शब्द आया है डाइवर्सिटी। अब इसकी एक थ्योरी बताता हूँ। देखो, डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता, यानी कि व्यक्ति के जीवन में डाइवर्सिटी कब आएगी? जब वो रोज प्रयत्न करेगा, रोज अलग अलग काम करेगा, रोज कुछ सीखने की कोशिश करेगा, रोज कुछ नया करेगा, रोज नए लोगों से मिलेगा। ठीक है, अपने जीवन के प्रति रोज क्या रहेगा? डेडिकेट रहेगा। तो यहाँ वर्ड आ रहा है रोज, मतलब उसको अपने जीवन में डाइवर्सिटी लाने के लिए रोज काम करना होगा। तो WG रोजेन, इस तरीके से आपको ये वर्ड याद रखना है, WG रोजेन। क्लियर हुआ। अब आता है अगला वर्ड हॉट स्पॉट। तो जो ये हॉट स्पॉट वर्ड है ये दिया है नॉर्मन मायर्स ने। देखो, आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो याद होगा, जहाँ पर भी हॉट वातावरण होता है वहाँ पर ऑटोमेटिकली आर्द्रता आ जाती है, ऑटोमेटिकली वहाँ पर नमी भी होती है। जितनी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे नमी की मात्रा भी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर वर्ड लग रहा है नम लग रहा है ना, नॉर्मन में नम, यानी कि हॉट स्पॉट की जो अवधारणा है वो नॉर्मन मायर्स ने दी है। किसने दी है? नॉर्मन मायर्स ने। इस तरीके से इसको याद रखना है। अब अंत में 2 बुक्स हैं जो कि अनुपम मिश्रा ने लिखी है, और पहली बुक है आज भी खरे हैं तालाब। ये बुक वाटर मैनेजमेंट पर एक बहुत ही फेमस बुक है। इसमें भारत में आज तक जितने भी तालाब बनाए गए हैं, तालाबों की एक थ्योरी दी गई है कि तालाब कैसे बनाए जाने चाहिए, किस तरीके से बेहतर तरीके से जल का प्रबंधन किया जा सकता है, तालाबों की बनाने की नई नई तकनीक इसमें दी गई है, और किस तरीके से जल का संरक्षण इन तालाबों के माध्यम से किया जा सकता है। इस बुक में वो सब कुछ दिया गया है। सबसे बड़ी बात बताऊं इस बुक के बारे में, तो ये बुक है ना कॉपीराइट फ्री बुक है, और बहुत ज़्यादा बिकने वाली बुक है ये सामाजिक कार्यों पर। गांधी जी की जो बुक थी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उसके बाद में ये बुक सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक हुई है सामाजिक कार्यों पर। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अनुपम मिश्रा की बुक है ये, और इनकी एक और अन्य बुक है जो मैंने यहाँ पर मेंशन की है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है आज भी खरे हैं तालाब। एक और इनकी बुक है राजस्थान की रजत बूंदें। तो आपको ये दोनों याद रखनी है। हमारा आज का ये सबसे आखिरी का टॉपिक है जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकी निकेत। देखो, क्या होता है, कोई सी भी प्रजाति, मान लिया जाए मैं एक उदाहरण लेता हूँ एक बाघ का, कोई सी भी प्रजाति एक निश्चित क्षेत्र में रहती है, और उस निश्चित क्षेत्र में जो उसकी कार्यात्मक भूमिका होगी ना, जो कार्य करने की भूमिका होगी, वो किसी अन्य प्रजाति की नहीं होगी।
वहाँ पर गाय की नहीं होगी, वहाँ पर हिरन की नहीं होगी, मतलब कि उसके कोर क्षेत्र में उसकी ही उस प्रजाति की महत्ता ही होगी। वो कैसा भोजन करता है, वो कैसा रहता है, उसमें कैसा प्रजनन होता है, वो अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या देता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो कंप्लीटली होगी वो किसी एक क्षेत्र में होगी। और जो विशेषताएं इस क्षेत्र में होगी ना, वो दूसरे क्षेत्र में ये विशेषताएं नहीं होंगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं पारिस्थितिकी निकेत, इकोलॉजिकल नीचे वर्ड। किसने दिया है ये? तो ये वर्ड अभी हमने रीड किया था, इकोलॉजिकल नीचे वर्ड ग्रीनेल्स ने दिया है। जोसेफ ग्रीनेल्स ने 1927 में इस वर्ड को दिया है। क्लियर हुआ? तो अब हम इसको रीड करते हैं कि किसी एक प्रजाति की किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जैसी कार्यात्मक भूमिका होगी, उस पारिस्थितिकी तंत्र में किसी अन्य जीव की या किसी प्रजाति की ऐसी कार्यात्मक भूमिका नहीं होगी। अर्थात प्रत्येक प्रजाति की एक विशिष्ट निकेत होता है और उसके जैसा निकेत किसी अन्य प्रजाति का नहीं होता है। अभी मैंने आपको बताया है बाघ वाला उदाहरण, मधुमक्खी पे भी यही चीज़ अप्लाई करती है। उनका भी एक निश्चित निकेत होता है, यानी कि हर प्रजाति का, मानव का भी एक अपना निश्चित निकेत ही होता है। तो इस तरीके से हमको याद रखना है पारिस्थितिकी निकेत को। सो क्लियर? इस तरीके से हमारे आज के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। देखो अभी हम इसके बाद में एमसीक्यू लगाएंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि 3 मार्कर में क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो पर्यावरण की परिभाषा जो कि आपको लिखना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 का वाली परिभाषा। गुरु जाम्बोजी मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि इसको कैसे लिखना है। रामदेव मिश्र भारत में पर्यावरण के जनक, बायोस्फीयर समझा चुका हूँ, इकोलॉजी, इकोसिस्टम और पारिस्थितिकी निकेत को हमने अंत में डिस्कस किया है। इस तरीके से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतने टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किए हैं। अब देखो हम एमसीक्यू लगाते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण किससे बनता है? किससे बनता है पर्यावरण? जैविक घटकों से बनता है? जी बनता है। अजैविक घटकों से बनता है या नहीं बनता है? जी बिल्कुल बनता है, अजैविक घटकों से भी बनता है। क्या इसमें भू आकृतिक घटकों से बनता है? बिल्कुल, अजैविक घटकों के अंतर्गत ही हम भू आकृतिक घटकों को शामिल करते हैं, तो यानी कि इनसे भी ये बनता है। तो क्या सभी से बनता है? जी बिल्कुल, उपरोक्त सभी से ही ये बनेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी, उपरोक्त सभी से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन सा है? ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र बताना है हमको। जलमंडल में भी हो सकता है, जीवोम हो सकता है, स्थलमंडल हो सकता है और जैवमंडल। अब देखो जो ये ऊपर के 3 हैं ये जैवमंडल में ही शामिल होते हैं। तो फिर सबसे बड़ा कौन सा हुआ? जैवमंडल ही हुआ, बिल्कुल। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा हो गया? जैवमंडल हो गया। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस आधार पर बनाया गया था? हमने विषय के स्टार्टिंग में ही देखा था, किस आधार पर बनाया गया था? सोचिए जरा। जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में स्वीडन में हुआ था, इसी के आधार पर ये बनाया गया था, ठीक है। इस स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण पर प्रथम मानव सम्मेलन भी कहा जाता है और यहीं से ही यूनेप की स्थापना भी हुई है, ठीक है। यूनेप की स्थापना भी कहाँ से हुई है? यहीं से हुई है। 5 जून 1972 को यूनेप की स्थापना इसी सम्मेलन की देन है। क्लियर हुआ? तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू कब किया गया? कब किया गया? सोचिए। सही जा रहे हैं आप बिल्कुल। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 19 नवंबर 1986 को क्या किया गया? लागू किया गया। क्लियर? भारतीय पर्यावरण विज्ञान के जनक या पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सोचिए। भारतीय पर्यावरण विज्ञान के जनक जीडी अग्रवाल को कहा जाता है? जी नहीं। अनिल अग्रवाल को कहा जाता है? जी नहीं। प्रोफेसर माधव गाडगिल को कहा जाता है? जी नहीं। बिल्कुल राइट, रामदेव मिश्र को कहा जाता है। आप बिल्कुल राइट जा रहे हो। सो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोफेसर रामदेव मिश्र को कहा जाता है। ये इनकी एक खासियत थी कि इन्होंने जो लीड्स विश्वविद्यालय है, लीड्स विश्वविद्यालय में इन्होंने स्टडी की है, वहीं से इन्होंने पीएचडी की है इकोलॉजी पर और देन इन्होंने इस पर काम किया है, ठीक है। और भारत में इनके जो काम है वो बहुत ही उल्लेखनीय है पर्यावरण के क्षेत्र में, इसीलिए इनको पर्यावरण का पिता कहा जाता है, भारतीय पर्यावरण का पिता कहा जाता है। अब वर्ड आया है बायोस्फीयर, शब्द किन्होंने दिया है? बायोस्फीयर
अभी हमने स्टार्टिंग में ही चर्चा की थी कि बायोस्फीयर में कौन सा वर्ड लगा है, क्या लगा है बताइए, बायो वर्ड लगा है बायो। तो बायो का संबंध किससे होता है, हार्ट से, हार्ट से होता है, हार्ट से याद आ गया होगा आपको आर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रखना है कि एडुआर्ड सूस ने बायोस्फीयर वर्ड का यूज़ किया है। डॉक्टर रेक्स एंड ओली नारेस कौन है, तो ये कौन है, तो ये विश्व में पर्यावरण विज्ञान के जनक हैं। रेचल कार्सन मदर है और रामदेव मिश्र तो आप जानते ही हैं कि ये भारत में पर्यावरण विज्ञान के पिता हैं। क्लियर हुआ, इस तरीके से हमने 4 को कंप्लीट किया। सो बायोस्फीयर शब्द एडुआर्ड सूस ने दिया है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया है। पारिस्थितिकी में एक शब्द आ रहा है लॉजी, ठीक है, लॉजी। और लॉजिक कौन लगाता है, लॉजी और लॉजिक कौन लगाता है, जब व्यक्ति का अरेस्ट हो जाता है व्यक्ति तो वो लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। तो यहाँ से आंसर निकलेगा हमारा अर्नेस्ट हैकेल। तो इसका आंसर है अर्नेस्ट हैकेल। सो क्लियर। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी का जनक। देखो वर्ड आया है पारिस्थितिकी, है ना, इकोलॉजी का जनक पूछा है ना। तो जनक कौन है इकोलॉजी का, वो हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है, तो ये अर्नेस्ट हैकेल ने दिया है। लेकिन जनक की जब बात आएगी तो वो कौन होगा, सोचिए कि अर्नेस्ट हैकेल, और वर्ड दिया है अर्नेस्ट हैकेल ने, और जनक कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इसके जनक हैं। क्लियर। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम, जो वर्ड है वो किन्होंने दिया है, शब्द की बात आ रही है, ठीक है। इकोसिस्टम जो शब्द है वो दिया है, सोचिए अर्नेस्ट हैकेल ने, जी नहीं दिया है। इन्होंने तो इकोलॉजी वर्ड दिया है। एजी टेंसले, जी नहीं ये भी नहीं है ना। तो कौन आ जाएगा, अर्नेस्ट एजी टेंसले ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी निकेत शब्द के प्रतिपादक कौन है, कौन है पारिस्थितिकी निकेत शब्द के प्रतिपादक, जोसेफ ग्रीनेल्स, जी बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, जोसेफ ग्रीनेल्स इसके प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो वन है, जी हो सकता है कि जो वन है उनको कोई आगे जाके काट दे तो स्थिर तो नहीं रहेगा। पर्वतीय है, हो सकता है कि पर्वत को ये लोग पर्वतीय क्षेत्र में बहुत सारी संरचनाओं का निर्माण कर दें, होटल वगैरह बना दें, बिल्कुल नहीं हो सकता। मरुस्थलीय क्षेत्र भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर भी हम उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो सागर ये जो क्षेत्र होता है ना, महासागर, ये सबसे ज़्यादा स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें इतनी जल्दी चेंजेस नहीं होते हैं, टेम्परेचर भी इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है इसका। सो हमारा आंसर क्या होगा, सागरीय या महासागर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो कौन है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, तो देखो वन है, वन हमने बनाए हैं क्या, हो सकता है, लेकिन वन तो पहले से भी है ना, तो वन तो नहीं हो सकता। घास के मैदान कृत्रिम है क्या, नहीं है, क्योंकि घास अपने आप भी उग सकती है। झीलें भी प्रकृति की देन है, प्रकृति ने ही बनाई है इनको भी। तो धान का खेत, क्योंकि फसलें जो होती है इंसान ही बोता है, और यहाँ पे कई प्रकार की खरपतवार उग जाती है, यहीं पे कई प्रकार के कीट वगैरह भी बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। इस तरीके से हमने आज हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ मेंस के टॉपिक और कुछ MCQs को यहाँ पे आज कंप्लीट किया है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी प्रकार के कुछ अन्य टॉपिक जो इसके आगे के टॉपिक है उनको हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज के इन इम्पोर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, आगे के टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार के अच्छे लेक्चर्स प्राप्त होंगे। थैंक यू सो मच।